चलिए, हो गया आप लोगों का। कितना सवाल बना? अच्छा, लेट से ही आया। क्या है, आज सुबह में सोए रह गए थे? भोज खाने गए थे? हाँ। चलिए, कोई बात नहीं। कितना आया? अच्छा, ध्यान से देखिएगा। 10:30 बजे तक में आप लोग एकदम क्वेश्चन ले लीजिए। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यह पूछा है। तो आपको जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है कि जो पहली बार में शेष बचता है, बाद में संख्या को 7 टाइम्स से गुना कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 7 टाइम्स से बढ़ रहा है, तो आप क्या कीजिए कि पहले जो प्राप्त शेषफल है उसी को 7 टाइम से बढ़ा दीजिए। तो 2 गुना 7 कितना हो गया? 14। 14 में 5 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया, है ना। ये तो सबका बन गया होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब इसका बताए हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इस संख्या में जोड़ने पर 11 से विभाजित होगी? 6। चलिए देख लेते हैं। पहले तो यह समझिए कि 11 के से विभाजित होने का क्या नियम होता है। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 11 से विभाजित होना चाहिए। अल्टरनेट अंक का मतलब क्या हुआ कि ये अगर आपका विषम अंक है तो 6 + 6 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 4, ये कितना हो गया? 25 हो गया। अब देखिए सम स्थान वाले को जोड़िएगा। 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 9 20। तो ये वाला 20 है। आप ध्यान से देखिए कि आप ऑड प्लेस पर ही ना जोड़ सकते हैं, है? आप बताइए कि 25 में क्या जोड़िएगा कि ये आपका अंतर जो है 11 से विभाजित हो जाए। तो 25 में क्या जोड़िएगा? 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 31। 31 - 20 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि अंतर आपका 11 से विभाजित हो जाएगा। तो कभी भी जोड़ना घटाने का बात आएगा तो ऑड प्लेस में ही जोड़ना घटाया जाता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो 31 में से 20 गया 11, यानी कि क्या जोड़ना पड़ा मुझे 11 से विभाजित के लिए? 6 जोड़ना पड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला। क्या गुना करने लगे क्या? गुना करने लगे क्या? नहीं ना, डिजिट सम लगाइएगा। डिजिट सम क्या कहता है कि हाँ, ये आ रहा है क्या? चलिए डिजिट सम लगा दीजिएगा। तो डिजिट सम में 9 का मतलब 0, यानी कि ये आपका कितना हो गया? 7। और ये देखिएगा 3 3 6 2 8, तो 7 × 8 यानी कि 56, 56 का 11, यानी कि डिजिट सम 2 आ गया। डिजिट सम कितना आया? 2 आया। यानी कि सही आंसर का डिजिट सम आपका 2 आएगा। और डिजिट सम में हमेशा 9 पूरे तो उसको 0 मान लीजिएगा। 8 1 9, 9 0, 7 4 11, 11 का डिजिट सम 2। यहीं पर आपका आंसर आ गया, है ना।
यूनिट डिजिट लगाने से आपका आंसर नहीं आएगा, क्या है कि सबका यूनिट डिजिट एक ही दिया हुआ। टेंस प्लेस में भी आप फंस जाइएगा, 71 71 71, तो एकमात्र डिजिट सम आपका कॉन्सेप्ट बचा जिससे आप तुरंत आंसर कर लीजिएगा, है ना। तो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी गुना मत कीजिएगा। और ये सीजीएल का शायद पूछा हुआ सवाल, कितना आया? 32। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिएगा, केले के मूल्य में 20% का कमी होने पर ग्राहक 80 रुपया में 6 केले अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब समझिएगा, जब केला का एक सामान्य मूल्य था तो वो 80 रुपया खर्च करता था और कुछ केला खरीदता था। जब कमी हो गया कीमत में, तब भी वह 80 रुपया ही खर्च कर रहा है और पहले से 6 केला अधिक खरीद रहा है। यानी कि खर्च आपका उतना ही है, केला अधिक खरीद लिया, कितना? 6। पहले भी 80 रुपया खर्च कर रहे थे, अब भी 80 रुपया खर्च कर रहे थे। तो कीमत में जैसे ही कमी आएगा तो खपत में वृद्धि हो जाएगा, क्या कि सस्ता चीज मिलेगा तो ज्यादा आप उतना पैसा में खरीद लीजिएगा। तो आप यहां से देखिएगा, फ्रैक्शन मेथड से बनाइएगा ना तो तुरंत सवाल बनेगा, सिर्फ पहचानने का देरी है। मान लीजिए कि आपका शुरुआत में खर्च था 100 रुपया, अगर 20% का कमी हो गया तो अब उसको कितना खर्च करना पड़ेगा? 80। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हम खर्च पहले जितना ही करेंगे, यानी कि पहले 80 रुपया करते थे तो अब भी 80 रुपया खर्च करेंगे। तो पहले जितना खर्च को करने के लिए इसको 20 से बढ़ाना पड़ेगा। तो कीमत का उल्टा होता है खपत। तो 20 से बढ़ाए कितना में? 80 में। तो इसका मतलब हुआ 1/4। तो ये ऊपर में खपत में वृद्धि है, नीचे में क्या होता है, कभी भी आपका मूल संख्या होता है, यानी कि मूल खपत हुआ ये आपका, आरंभिक खपत ये हो गया। शुरुआत में जब दाम न घटा था न बढ़ा था, तब उसका खपत जो था वह 4 केले का था। अब वह 20% से कमी हो गया तो 1 केला अधिक खरीदने लगा। तो ऊपर में क्या है, जितना अधिक खरीद रहा है, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना अधिक खरीद रहा है, 6 केला अधिक खरीद रहा है। तो आप बताइए 1 यूनिट कितना के बराबर? 6 के बराबर, यानी कि 6 गुना। तो आप बताइए ना, आरंभिक खपत जो होगा वह 6 गुना होगा कि नहीं? यानी कि 24 केला शुरुआत में खरीदते थे, अब 6 केला अधिक खरीद रहे हैं। तो वर्तमान में कितना केला खरीद रहे हैं? 30 केला खरीद रहे हैं। 24 पहले खरीदते थे, अब 6 अधिक खरीदते हैं, तो 30 केला खरीद रहे हैं। कितना रुपया खर्च कर रहे हैं? 80 रुपया खर्च कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा है? केले के प्रति दर्जन मूल्य में कमी, यानी कि 1 दर्जन में कितना अभी वर्तमान मूल्य है, यह आपसे पूछा है। 1 दर्जन, तो ये 1 केले का मूल्य हो गया। 1 दर्जन का पूछा है तो 12 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 8 चौके 32 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे आसान तरीका है और कोई इसमें फॉर्मूला वगैरह मत यूज कीजिएगा। तो परसेंटेज का ये सवाल था, बहुत अच्छा सवाल। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए, इलेक्शन से रिलेटेड है, इसका कोई किए हैं? कितना आया? चलिए 4000, 6000 देख लेते।
देखिएगा, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला। 12% वोट डालने गया ही नहीं। मान लीजिए कि टोटल वोटर अगर 100 वोटर है, अगर 12 नहीं डालने गया तो कितना वोटिंग हुआ? 88 वोटिंग हुआ। इतना ही वोट डाला गया। कहता क्या है, विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके प्रतिद्वंदी को 2880 मतों से हराया। दो ही उम्मीदवार है, एक विनर है एक लूजर है, तो दोनों को इसी में से मत मिला होगा। विनर है, ये लूजर है। विनर के बारे में बोला गया कि जो जितना कुल मतदाता था उसका 68% उसको वोट प्राप्त हुआ। तो 100 का 68% कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब इस 88 में से ही इसको 68 मिला। तो लूजर को कितना मिला होगा? 20 मिला होगा। तो आप बताइए कि लूजर और विनर के बीच अंतर कितने का है? जीत हार का 48 का है अंतर, जबकि सवाल में दिया हुआ है यह कितने का अंतर? 2880 का अंतर है। यह बताइए कितना गुना है? 60 गुना है कि नहीं? 60 गुना ना है जी। 8 48 है जो कि 24 4 28। तो आपसे क्या पूछा है? डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि 100 का कितना गुना ले लीजिएगा? 60 गुना, यानी कि 6000। सही किए हैं आप लोग? 6000 ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना हुआ? 12% लाभ। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, ए ने 5400 रुपया में एक वस्तु खरीदा और इसे 30% के हानि पर बेच दिया। ठीक है। और इस प्रकार प्राप्त राशि से, यानी कि 5400 को अगर 30% के हानि पर बेच दीजिएगा तो वो राशि कितना प्राप्त करेगा? 30% हानि का। तो ये आप 30% हानि इसका निकालिए तो 540 30 10%, तो 3 गुना हो जाएगा आपका 0, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 1 16। 54 में से घटा दीजिए 5400 में से, यानी कि 80% निकल जाएगा ना। 0 8, ये हो गया आपका 7, 4 में से 1 गया 3। सही है ना? 0 8 7। हाँ, तो यानी कि 3780 रुपया में ये बेच दिया। 5400 रुपया का चीज 3780 रुपया में बेच दिया। कहता है इस प्रकार प्राप्त राशि से, प्राप्त राशि अब कितना हो गया? 3780 रुपया। एक और वस्तु खरीदा और उसको 60% के लाभ पर बेच दिया। इसको आप 60% के लाभ पर बेच दीजिए। 60% के लाभ पर बेच दीजिए। 10% 378 है, तो 6 से गुना कर दीजिएगा तो 8 6 के 48, 7 6 के 42, 4 46, बाकी 4 और क्षेत्रीय के 18 4 22, 2268 रुपये का लाभ होगा। आप 3780 में जोड़ दीजिए तो 8 8 6 14, 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, यानी कि 60 48 6048 रुपया में इसको बेच दिया। तो
तो इस तरह से आप बताइए 5400 रुपया का चीज इसको लास्ट में कितना मिल जा रहा है? 6048 मिल रहा है। तो कितना रुपये का प्रॉफिट हो गया यहां से? 648 रुपये का प्रॉफिट। तो 648 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 5400 है ना। तो ये आपका 12 बार में कट जाएगा। 12% का लाभ। बिल्कुल सही आंसर किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। हाँ बिल्कुल। फिर वहां कंपैरिजन करके अपना ये 5400 से कंपैरिजन कर दीजिएगा। ठीक है। एक बार हानि पर बेच रहा है, एक बार लाभ पर बेच रहा है, तो दोनों जगह का क्रय मूल्य आप क्या कीजिएगा? बराबर कर दीजिएगा। ठीक है। उस तरह से भी बन जाएगा। लेकिन यहां आसानी से थोड़ा बन गया, खाली थोड़ा सा परसेंटेज निकालना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति वस्तु को क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। 10% कम पर बेचने का मतलब क्या हुआ? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। यानी कि सीपी अगर वस्तु का 10 है तो इसका 10% 1 है, तो 1 कम पर बेच दिए तो कितना एसपी हो गया? 9 हो गया ना। यदि उसने इसे 332 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। जब 20% का लाभ कमाइएगा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5। यानी कि 5 का चीज 1 के लाभ पर बेचे तो कितना में बेचे? 6 में बेचे। तो 5 का चीज 1 के लाभ पर बेच दिए तो 6 में बेचे कि नहीं? आप हमें यह बताइए कि उसी वस्तु का सीपी यहां 10 दिख रहा है, अब बाद में आपको 5 दिख रहा है, तो एक ही वस्तु का सीपी बराबर होना चाहिए कि नहीं? तो 10 और 5 को बराबर कर लीजिए। तो इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना, तो ये 10 का 10 हो गया और ये 12 हो गया। तो पहले 9 रुपया में बेचा जाता था उस वस्तु को, अब 12 रुपया में बेचा जा रहा है। कितना अधिक में बेचा जा रहा है? 3 अधिक में। सवाल में दिया हुआ है 332 रुपया अधिक में, तो ये कितना यूनिट? 3 यूनिट 332 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 332 बटे 3 के बराबर। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है? 9 है। तो 9 का कितना गुना कर लीजिएगा? 332 बटे में 3 गुना, है ना। तो ये कितना हो गया? 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 996। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है ना। आज का सेट अच्छा है। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है।
यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बताइए कि छूट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो कितना डिस्काउंट है? 28% डिस्काउंट है। 28% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइएगा। 4 सत्ते 28, 7/25, यानी कि 25 अगर आपका एमपी है तो 7 के डिस्काउंट पर आप बेच रहे हैं। तो कितना में बेच दिए? 18 में बेच दिए, है ना। यानी कि अगर एमपी का बात किया जाए और एसपी का बात किया जाए तो 25 का चीज 18 में बेच दिए। बेच दिए कि नहीं? आप बताइए। कहता है कि उसको 20% का लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होता है? 1/5। यानी कि अगर सीपी और एसपी का बात करें तो 5 का चीज 6 में बेच रहे हैं कि नहीं? तो कहता है यदि वह एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ होता है तो आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य कंपैरिजन कीजिएगा। लेकिन एक ही चीज का एसपी यहां 18 दिख रहा है और उसी वस्तु का एसपी 6 दिख रहा है। तो एसपी को बराबर कीजिए पहले। तो एसपी को बराबर कीजिएगा तो 18 और 6 को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिएगा, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 18। 15 का चीज आप 18 में बेच रहे हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। एक्चुअल में यह प्रॉफिट कितने का है? 3080 का। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय, एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 3080 या बटे में 3 के बराबर। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 18 है, तो 18 का गुना कर दीजिए, तो 6 से गुना कट जाएगा। 8 के 48, 4 ये हो जाएगा। 8 के 48, 4 और 6 के 18, 18,480। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी तो है। कई बार यहां पर कटेगा नहीं, एक यूनिट दशमलव में आ जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है ना। डायरेक्ट यहां पर बाद में आके कट जाएगा। नहीं, ब्रह्मास्त्र इसमें नहीं लगाइएगा, काहे कि यहां पर लाभ का बात कर दिया है ना। आगे बढ़ा जाए। हो गया? थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो यूट्यूब पर से भी देख लीजिएगा। हाँ, अभी डेली दे रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिन के बाद यूट्यूब पे रोक देंगे। देखिएगा ध्यान से कि एक बच्चे के द्वारा अपने मित्र का 10 रुपये की राशि उधार दी जाती। बचपन में लोग एक दूसरे से 10 रुपया 5 रुपया उधार लेते हैं, वही चीज है। और वो 10 रुपया एक बार में नहीं लौटाता है, वह 1 रुपया प्रत्येक, ये चीज ध्यान से देखिएगा, 1 रुपया प्रत्येक की 11 मासिक किस्तों में लौटाया। यानी कि 1-1 रुपया करके हर 11 महीना तक लौटाया। तो इस तरह से तो देखे क्या कि हर महीना 1 रुपया लौटा रहा है तो 11 रुपया लौटाया। ऐसा ही आपका 1 रुपया ही हो पाया, है ना। लेकिन एक्चुअल वैसा है नहीं, ये किस्त का सवाल है ना। तो आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज का दर क्या है, यह आपसे पूछा है। ध्यान से देखिएगा कि टोटल अगर
किस्त हर एक बार का आपका समान होता है। किस्त में लौटाई गई राशि कितना है यह ध्यान से देखिएगा। किस्त का राशि इस तरह से लौटाते हैं कि जैसे पहला किस्त हम दे रहे हैं इस साल, तो शेष समय के लिए जो रेट लगेगा वह लगेगा। जैसे 11 मंथ का है तो हम जो अभी राशि देंगे डाउन पेमेंट वो तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ उस राशि का शेष 10 महीने के लिए रेट लगा के देंगे। तो आप बताइए कि शेष 10 महीने के लिए एक एक रुपया कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। इस तरह से अगले बार जब जाइएगा तो 9 रुपया, अगले बार 8, उसके बाद 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से लास्ट में 0 आ जाएगा आपका। देखिए तो 11 राशि हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1 से 10 तक का योग होता है 55, यानी कि इंस्टॉलमेंट में लौटाया गया राशि है आपका 55। तो रेट कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, नया सवाल है। इंस्टॉलमेंट बराबर होता है कि इंस्टॉलमेंट में लौटाई गई राशि यानी कि 55 गुना 100, अब गुना समय है आपका 1, अब बटे में R गुना एक आपका समय था 1 मंथ, हर एक मंथ दे रहे हैं ना, 1 मंथ समय था तो 12 से भाग दे दीजिए, है कि नहीं? तो यहां से रेट आप निकाल लीजिएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? कितना आया? हाँ, तो यहां से आप निकाल लीजिएगा। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा? हर एक इंस्टॉलमेंट का राशि तो एक ही है ना, तो R बराबर हो जाएगा, यहां से आपका 4 से कट रहा है, ये कुछ गलत किए हैं क्या? एक मिनट रुकिएगा, ये आपका जो है 100 नीचे होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये R जो है ऊपर होगा, एक 100 नीचे होगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इंस्टॉलमेंट का राशि तो एक ही है, हर इंस्टॉलमेंट का राशि कितना है? 1 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर से आप कर लीजिएगा, 5 से कटा दीजिए ना, 11, ये 20, तो R बराबर 240 बटे में 11, उल्टा जाएगा ना 11, ये कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 2, 9 बटे 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी हाल फिलहाल ही पूछा है आपका सवाल, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, नया टाइप का एकदम सवाल। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, ये भी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट का सवाल है। किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्त में वापस करना है, यानी कि हर किस्त जो है आपका बराबर बराबर है। ठीक है, यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, हर वर्ष कितना प्रतिशत का रेट लग रहा है? 10%, और जिसकी गणना जो है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, यानी कि एनुअली आपका रेट लग रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है, और प्रत्येक किस्त की राशि
₹6,534 है, तो लगाया गया कुल ब्याज यानी कि उसको ब्याज के रूप में कितना टोटल मिल रहा है यह पूछा गया। यह भी बहुत अच्छा सवाल है, नया टाइप का सवाल है आपका। ठीक है, ज्यादातर अभी तक जो सवाल पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में भी या तो इंस्टॉलमेंट पूछा जाएगा या तो मूलधन पूछा जाता है ना। तो यहां पर लेकिन ना इंस्टॉलमेंट पूछा गया और ना मूलधन पूछा गया, यहां ब्याज पूछा गया। आप बताइए कि हर वर्ष 10% का रेट लग रहा है, 10% का रेट लग रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 1/10, यानी कि 10 का चीज पर 1 का ये ब्याज लग रहा है। तो कितना रुपया इंस्टॉलमेंट दिए? 11 रुपया दिए, यानी कि पहला साल जो है 10 का चीज पर 11 रुपया आप दिए, है ना। ये मूलधन है और ये आपका इंस्टॉलमेंट। जैसे ही दूसरे साल में जाइएगा तो ये मूलधन अपना स्क्वायर कर लेगा और ये भी इंस्टॉलमेंट भी अपना स्क्वायर कर लेगा, है ना। तीसरा साल रहता तो 10 का क्यूब होता, 11 का क्यूब होता। सवाल में बोला गया है कि हर वर्ष वार्षिक किस्त जो है बराबर है, समान वार्षिक किस्त बोला है, तो इस दोनों किस्त को आपस में बराबर कीजिए। तो बराबर कीजिएगा तो इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा ना, तब ना वार्षिक किस्त बराबर हो जाएगा। और इसमें 11 से गुना किए तो इसमें भी 11 से गुना कीजिए, तो ये हो गया आपका 110 और ये कितना है? 100 है। तो टोटल मूलधन कितना है? 210। आप बताइए ये टोटल किस्त मिलाकर कितना हुआ? 121, 121, 242। तो यहां से ब्याज कितना मिला? ब्याज जो है कितना मिला? 32 मिला। अब देखिए एक्चुअल में वार्षिक किस्त है कितना? 121 यूनिट कितने के बराबर? 6,534 के बराबर। तो ये इसका कितना गुना है बता दीजिए तो छोटू लोग। देखिएगा 11 से काटिएगा ना तो 11 पच्चे 55, 10, 11 नमा 99, 11 चौके 44, फिर 11 से कटेगा 11 चौके 44, 11 पच्चे 55 और 4, 11 चौके 44, यानी कि 54 गुना है ये। तो 32 यूनिट का वैल्यू 54 गुना आएगा। 4 दूना 8, इकाई अंक पर 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पर 8 है, 1728। तो लास्ट में ऑप्शन पे जरूर नजर रखिए जब लास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। कई बार आपका यूनिट डिजिट से आंसर निकल के आ जाता है, पूरा गुना नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए एबीसी का तो मान निकाल लिए होइएगा, है ना। एबीसी जो आएगा देखिएगा, जब भी आपका ये बराबर हो आपस में तो आप क्या कीजिए, जिसका वैल्यू निकालिएगा उसको ढक लीजिए। ए का वैल्यू निकालना, ए को ढक लिए तो क्या बचा यहां पर? 4 और 5 गुना कर लीजिए, 5 चौके 20, है ना। बी को निकालना है तो बी को ढक लीजिए तो क्या बचा? 5 और 3 15। सी का वैल्यू निकालना, सी को ढक लीजिए, 4 तिहाई 12, 20 15 12। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। तो रेशियो का पेटेंट सवाल है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि 8 और 20 का तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन P है, 3 5 24 का चतुर्थानुपाती Q है, तो 2P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। आप बताइए कि थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है?
थर्ड प्रोपोर्शन बराबर होता है, यदि इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, तो बी स्क्वायर बटे में ए। कहने का मतलब हुआ कि 20 गुने 20, अब बटा में ए 8 हो गया, है ना। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 50। इसको आप क्या माने हैं? पी माने हैं। तृतीयानुपाती को क्या माने हैं? पी माने हैं। अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, चतुर्थानुपाती। 3, 5, 24, यदि इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है? बी गुना सी बाय ए होता है। तो इसको आपस में गुना कर दीजिए, 5 गुने 24 बटा में ए कितना है? 3 है। 3 से कट गया, 3 अठे 24, 40। इसको क्या माने? क्यू। अब पी का मान यहां पर रख दीजिए, 50 गुना 2 100, प्लस क्यू का मान यहां पे रख दीजिए 40, तो कितना हो गया? 140 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। तो फॉर्मूला याद है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, कितना आया? 12। कैसे बनाए? रेशियो से बनाए कि एलिगेशन से? एलिगेशन से बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। दूध और पानी के मिश्रण का परिमाप जो है 60 लीटर है टोटल, है ना। और उसमें से 10 लीटर पानी, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25% हो जाए? शुरू में आपका मिश्रण है 60 लीटर का, जिसमें 10% पानी। अब इसमें पानी मिलाइएगा तो शुद्ध पानी मिलाइएगा, यानी कि वो 100% शुद्ध होगा, उसमें कहीं कोई दूध नहीं होगा। तो मिलाया गया पानी जो होगा वह 100% शुद्ध होगा। एलिगेशन में तीनों जगह एक चीज लेते हैं, यहां भी पानी, यहां भी मिलाया गया पानी। जब दोनों मिश्रण को मिला दिए तो टोटल पानी कितना हो गया? 25 हो गया। आप बताइए, ये अनुपात जो निकलेगा शुरू में मिश्रण और बाद में मिलाने के बाद मिश्रण, नया मिश्रण का अनुपात निकलेगा, तो ये आपका कितना हो गया? 75। और ये कितना हो गया? 15। अनुपात छोटे रूप में 5 और 1 के। आप बताइए कि शुरू में जो ये कितना लीटर है? 60 लीटर, तो यानी कि ये शुरुआती वाला ही है ना, तो 5 यूनिट 60 के बराबर कितना गुना? तो इधर मिलाया गया पानी का भाग है, तो 1 का 12 गुना ले लीजिए, तो 12 लीटर पानी मिला रहे। ऑप्शन नंबर डी। तो विदाउट कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप से सवाल है, हर चैप्टर आपका एकदम टच हो रहा है ना। एकदम रेगुलर बने रहिए, एकदम बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिएगा, 3 साझेदारों ने एक व्यापार में लाभ 9, 8, 11 के अनुपात में बांटा। ठीक है, यानी कि 3 साझेदार हैं। मान लीजिए कि वो ए बी सी साझेदार है। ठीक है, लाभ का जो अनुपात है वह क्या है? 9, 8, 11 है। 9, 8, 11। ठीक है, कहता है कि उसने अपने पूंजी को क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश किया था। समय का जो रेशियो था वह था आपका 4 महीना, 6 महीना और 18 महीना। तो आपसे पूछा है पूंजी का निवेश, तो एक ही तो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर निवेश की गई पूंजी गुना समय, है ना।
यहां से आपको अगर सी पूछा गया है तो यानी कि पी बटा टी निकालना, लाभ बटे में समय, तो लाभ आपका कितना है 9 है, समय इसका 4 है, तो पूंजी कितना हो जाएगा 9/4। इसका लाभ है 8, इसका समय है 6, 8/6 पूंजी हो जाएगा। इसका लाभ है 11 और समय है 18, हो जाएगा ना। तो ये आप काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये 4/3, ये 11/8, ये 9/4, 4 3 18 का एलसीएम बताइएगा तो 36, 36 से गुना कीजिएगा इसमें, तो 9 बार में कटेगा, 9 9 नमा 81 है ना। इसमें भी 36 से गुना कीजिएगा, 12 चौके 48, इसमें भी 36 से, 81 48 22, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही है ना। आज ही ने पढ़े थे जी पार्टनरशिप में। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसका कोई आंसर बताइए। कोई बताइएगा कितना है? 0। चलिए सवाल पहले समझिएगा। 27 संख्याओं का औसत जो है वह 0 है। अच्छा, किसी संख्या का औसत दिया हुआ है और आपसे उसका योग पूछ दिया जाए तो आप क्या बताइएगा? संख्या गुना औसत हो जाता है कि नहीं योग। तो यानी कि 27 संख्या का योग आप हमें बता दीजिए कि 27 संख्या का सम जो होगा वह 0 नहीं होगा, 0 होगा। आपसे क्या पूछा है? उनमें से इस यानी कि 27 संख्या में कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम कितना संख्या 0 से अधिक। तो 0 से अधिक तो आपका पॉजिटिव नंबर ही होगा। हमको सम करना है 0, तो 26 गो संख्या को हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव रख लेते हैं और सम 0 करना है। तो 27वां संख्या अगर जितना ये पॉजिटिव है उतना निगेटिव कर देंगे, तो यानी कि एक संख्या को हम निगेटिव कर देंगे और ये जो बराबर कर देंगे, तो क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? मान लीजिए कि इस 26 संख्या का योग होगा 100, इसको हम -100 मान लेंगे, तो 0 हो जाएगा कि नहीं? तो कितना संख्या मैक्सिमम आप 26 ये 0 से अधिक मान सकते हैं? 26 संख्या 0 से अधिक मान सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही होगा। 26 संख्या को पॉजिटिव मान लिए, बाकी जो संख्या बचा 1 उसको ऑपोजिट साइन मान लिए, है ना। तो बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं? तो है तो ये वन लाइनर लेकिन कॉन्सेप्चुअल है ना। देखिएगा, ये एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। एक अगर किसी काम को लिया गया समय देखा जाए तो 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। कौन किससे कुशल अधिक है? बी अधिक है किससे? ए से। तो ए और बी, ए से अधिक है 25%, तो ये अगर 4 होगा तो ये 5 ना होगा, अधिक बोला। 25 चौके 100, 4 5 का रेशियो हो गया। अब क्या बोला कि सी बी से 20% अधिक कुशल है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि
बी अगर 5 है तो सी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि ए बी सी का यहां से कैपेसिटी का रेशियो देखिए काम करने का, तो 4 5 6, ये कैपेसिटी का रेशियो हो गया। आपको दिया हुआ है कि ए 30 दिन में करता है, यानी कि ए का कैपेसिटी 4 है, कहने का मतलब एक दिन में 4 काम करता है, तो ये 30 दिन में कितना काम करेगा? 120 काम, यानी कि टोटल वर्क रहा होगा। तो यहां से इसका 30 गुना कर लीजिएगा तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा कितना? 120। आपसे बोला कि उन सभी ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। कौन तीनों? ए बी सी। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो एक दिन में काम कितना करता है तीनों मिलके? 5 4 9 6 15। तो 3 दिन का वर्क, 3 डे वर्क कितना हो जाएगा? ए बी सी तीनों मिलकर करेगा तो, अरे एक दिन में 15 तो 3 दिन में 45। अब क्या बोला कि बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? टोटल वर्क है 120, इसमें से 45 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 75 काम। 75 काम को 20 से करवाना है, कितने के एफिशिएंसी से? 5 के एफिशिएंसी से। तो 75/5 कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करेंगे। कितना आया? 12 किलोमीटर। देखिए अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में तय किया, तो आप बताइए कि अमित का चाल कितना होगा? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय, 50 बटे में 9, यानी कि 50/9 के चाल से चला होगा, तब 50 किलोमीटर 9 घंटा में तय किया होगा। कहता है कि उसने 5 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी पैदल किया, यानी कि अपना टोटल दूरी 50 किलोमीटर जो है वह कुछ दूरी जो है पैदल जाता है, और जो शेष बचा वह आपका साइकिल के द्वारा जाता है। पैदल किस चाल से जाता है? 5 के चाल से। और साइकिल किस चाल से चलाता है? 10 के चाल से। आप बताइए, ये पैदल हुआ और ये वाला साइकिल हुआ, ठीक है, ये साइकिल हुआ। पैदल का चाल बताइए कितना? 5। साइकिल का चाल बताइए कितना? 10। अगर दोनों मिलाकर चाल देखा जाए तो कितना? एलिगेशन लगा दीजिए, बहुत आसानी से सवाल आपका बन जाएगा। लेकिन एक चीज सोचिएगा, ये 50/9 है, तो सबसे पहले तो आप 9 से गुना करके सबको होल नंबर में कर लीजिए। तो इसमें 9 से गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 45 ना जी, 35 होता है। 9 5 45 और 10 नमा 90, और ये कितना? 50। सबसे पहली बात यहां पर समझने वाली बात यह है कि रेशियो किस चीज का निकलेगा एलिगेशन में। है? आप देखिए, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको यहां पर क्या लिए हैं? चाल लिए, चाल लिए है ना। तो चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटे में समय होता है। तो एलिगेशन का एक खासियत है
कि जो चीज लिया गया है मीन में जो चीज है चाल है, चाल जिसके रिस्पेक्ट में निकलेगा वही रेशियो आएगा। तो चाल किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? समय के रिस्पेक्ट में। तो यहां रेशियो जो आएगा वह समय का रेशियो आएगा। तो ये कितना हो गया? 40। ये कितना? 5। आप बताइए ये कितना? 8:1 का रेशियो है ना। आप बताइए ना, 5 के रफ्तार से 8 घंटा तक चला, ये कितना किलोमीटर चला? 40 किलोमीटर। और 10 के रफ्तार से 1 घंटा तक चला तो कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। यानी कि साइकिल के द्वारा कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। अगर पैदल पूछता तो कितना किलोमीटर चला था? 40 किलोमीटर। 40 10 50 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट किया जाए। आ 54। चलिए देखिएगा, दो ट्रेन P और Q स्टेशन S और T है, ठीक है। S और T से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। उसके मिलने के बाद T और S तक पहुंचने में ट्रेन P को 4 घंटा 48 मिनट और Q को 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। ट्रेन P की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन Q की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा सवाल क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल है और यह सवाल फार्मूला पे बनता है, लेकिन उससे पहले आप सवाल को समझिए कि दो आपका स्टेशन है, एक स्टेशन S है और एक स्टेशन T है। P जो है यहां से चलना स्टार्ट किया T की तरफ, और जो है और दूसरा ट्रेन Q है, Q इस तरफ चलना शुरू किया। P का चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कहता क्या है कि P इधर से आया, Q इधर से आया, कहीं पर मिला होगा। ये मिलने का जगह है, मिलने का जगह है ये। और जब एक दूसरे से मिला तो P जो है यहां से अब अपना डेस्टिनेशन पहुंचने में मिलने के बाद P 4 घंटा 48 मिनट लेता है, 4 घंटा 48 मिनट लेता है। और Q जो है यहां पर मिलने के बाद इस स्टेशन पे पहुंचने में 3 घंटा 20 मिनट लेता है, 3 घंटा 20 मिनट लेता है। तो आपसे पूछा है ट्रेन Q की चाल क्या है, यही पूछा है। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि दोनों के ट्रेन का दोनों का चाल, मान लीजिए कि ट्रेन S की चाल, P की चाल अब बटे में Q की चाल बराबर रूट अंडर। अब देखिएगा इसका उल्टा ले लीजिएगा, Q को कितना समय लग रहा है? 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि TQ अब बटे में TP। तो ये 3 घंटा 20 मिनट को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9, 1 10 बटे में 3 होगा कि नहीं? यानी कि रूट अंडर ये 10 बटे में 3 हो जाएगा। ये टीपी कितना है? 4 घंटा 48 मिनट, तो 4 घंटा 48 मिनट 48 बटे 60, बढ़ चौके 48 बढ़ पंचे 60, 5 चौके 20 4 24, 24 बटे 5 गुना कीजिएगा तो 5 बटे में 24 हो जाएगा। अगर कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 पंचे 10, 12 बार में। तो ये ऊपर कितना हो गया? 25, नीचे कितना हो गया? 36। 25 का वर्गमूल कितना? 5। 36 का वर्गमूल 6 हो गया।
और यह आपका दिया हुआ है कितना 45, अब बटे में एस क्यू आपको निकालना है, तो 5 45, तो एस क्यू कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे मिलने के बाद लिया गया समय, तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट किया जाए। क्या है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेता, जबकि धारा के दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेता है। तो नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अनुपात ज्ञात हो कीजिए। आप बताइए कि धारा की तरफ चलिए या धारा के विपरीत चलिए, दूरी तो उतना ही तय कर रहे हैं, तो दूरी को बराबर कर लीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो अगर धारा के विपरीत जा रहे हैं तो चाल क्या होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। दूरी बराबर चाल गुने समय, समय कितना है 10 घंटा लेता है, तो 10 घंटा दे दीजिए। इतना ही दूरी तय करेगा जब धारा के साथ चलेगा, तो धारा के दिशा में चलेगा तो कितना चाल x प्लस वाई। दूरी बराबर चाल गुने समय, समय कितना ले रहा है ये 7 घंटा, तो 7 से गुना कर दीजिए। यहां से इस इक्वेशन से x और y का रेशियो निकल के आ जाएगा, है ना, कटेगा नहीं। 10x और 7x, तो 10x में से 7x घट जाएगा 3x बराबर ये 7y है, ये 10y है, तो उधर जाके जुड़ जाएगा ना 17y। तो x और y का जो रेशियो है नाव और धारा का, वो 17 और 3 का रेशियो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट, कितना आया, देखिए अलजेब्रा का सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तोड़िएगा ना, एक्स स्क्वायर, ये 4 को 2 का स्क्वायर, और ये -2ab, 2ab को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो x का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसमें पुट करना दीजिए 16, x का वैल्यू 2, 2 का पावर 4, 16 माइनस 1 बटे में 16, ये कितना हो गया 16 गुना 16 गुना 16, 256 में से 1 चला गया 255 बटे में 16, 16 16 कट गया 255 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो सिर्फ इस इक्वेशन को पकड़ना था, x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, वहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसका वैल्यू कितना है 0। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो यानी कि ये साइन 30 है कि नहीं 1/2, तो साइन साइन दोनों तरफ है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया, तो इसमें पुट कर दीजिए 3 गुने कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2 माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब 30, तो √3 का क्यूब कीजिएगा तो 3√3,
दो का क्यूब कीजिएगा तो 8, 4 से कट जाएगा दो बार में, 3√3/3√3/2 दोनों कट गया तो कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। तो थीटा पुट कर दीजिएगा, साइन और कॉस का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मान याद रहना चाहिए। हाँ चलिए इसका बताइएगा, आप ध्यान से देखिएगा। यदि दी गई आकृति में PAB एक सेकंड लाइन है, छेदक रेखा PAB, यानी कि यहां पर A है, ये है ना, PAB एक सेकंड लाइन है और PT P से वृत्त की स्पर्श रेखा है। PT जो है ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि PT 8 सेंटीमीटर है, PA आपका 6 सेंटीमीटर है, AB X है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, जब भी एक वृत्त दिया हुआ हो, बाहर एक बिंदु हो, बिंदु पर से एक सेकंड लाइन खींचे छेदक रेखा और एक उसी बिंदु से टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा खींचे, तो आपका फॉर्मूला होता है PT स्क्वायर। PT क्या हुआ, टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा, उसका स्क्वायर बराबर PA यानी कि छोटा वाला पार्ट गुना बड़ा वाला पार्ट PB। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। PT का वैल्यू कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, PA का वैल्यू कितना 6 गुना PB कितना हो जाएगा 6 + x, तो 6 + x। आप ध्यान से देखिएगा, 2 तिहाई 6 32, यानी कि 32/3 इधर आ गया और ये -6 इधर आके घट जाएगा, तो x का वैल्यू नहीं निकल गया। तो आप बताइए 18, 32 में से 18 गया 14/3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14/3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे बराबर सवाल आता है कि जब वृत्त के बाहर से एक बिंदु हो, उसी बिंदु पर से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचा जाए तो PT स्क्वायर बराबर PA × PB, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में जीवा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आप देखिए एक वृत्त है ना, वृत्त में ये एक जीवा है AB मान लीजिए, ठीक है। ये टोटल का टोटल 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और त्रिज्या है, त्रिज्या के लिए आप यहां मान लीजिए कुछ सेंटर है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होता है, सेंटर से परिधि तक का दूरी। ये त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है 5। आपसे क्या पूछा, इस जीवा के वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी है, तो यानी कि वृत्त के केंद्र से यही दूरी है ना, ये वृत्त का केंद्र है और यह दूरी मान लीजिए कि कुछ D है या P है, कितना दूरी है, यानी कि OP निकालना है। आप बताइए कि जब भी किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर आप लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये अगर 6 है टोटल तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। तो लंब जैसे ही डाले तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट दिए। लंब डाले तो इसके सामने कर्ण हो गया या बेस हो गया, तो 3 4 5 का ये नहीं बनेगा ट्रिपलेट। तो कितना सेंटीमीटर का दूरी हो गया वृत्त के केंद्र से जीवा का 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ट्रिपलेट आराम से बन जाएगा। तो वृत्त के केंद्र से जब भी जीवा पर आप लंब डालिएगा तो वृत्त उस जीवा को 2 बराबर भाग में बांटेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं, L से डिनोट करते हैं, वह आपको, और त्रिज्या R से डिनोट करते हैं, क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही ना होता है टोटल सरफेस एरिया। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है 14, आप बताइए आर प्लस एल कितना हो जाएगा? 30 + 14 44 हो जाएगा। तो ये आपका 2 बार में कट गया। 4 दूना 8 दूना 16, इकाई अंक पर 6, ऑप्शन नंबर डी आपका इकाई अंक पर 6 दे रहा है, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, खास करके मेंसुरेशन में लास्ट के समय में, कैलकुलेशन के समय ऑप्शन पे एकदम ध्यान दिए रखिएगा। चलिए एक लास्ट करते, इसका कोई किए हैं 72। आप ध्यान से देखिएगा सवाल को कि निम्नलिखित तालिकाएं में दर्शाए गए आंकड़े के अनुसार 50% से कम अंक पाने वाले छात्र का प्रतिशत क्या है? 50 से कम, तो 50 से कम, ये तो 50 से 60 ये अधिक हो गया, इसके इधर ही जितना है सब कम है ना? तो आप बताइए ये कितना है? 38, ये 18, ये 11, ये 15, तो टोटल कितना हो गया? 8 8 16, 16 1 17, 17 5 22, बाकी 2 और 2 हो गया, इससे कम लिए है ना, तो 3 2 5, 1 6 1 7, तो 72 टोटल कितना में? ये टोटल आपका स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं जोड़िएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जोड़िएगा तो 72 में से ये जोड़ दीजिएगा तो शायद 150 आएगा। जोड़ के देखिएगा, 5 4 9 9 18 8 26 8 34 6 40, बाकी 4, 5 2 7 3 10 3 13 1 14 1 15। प्रतिशत पूछा है 100 से गुना, 50 तिहाई 150, 50 दूना 100, 24 तिहाई 72, 48%, ऑप्शन नंबर ए। तो डायरेक्ट 72 कर दीजिएगा, टोटल जोड़िएगा नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रुकेंगे। आप लोगों के लिए एक सूचना है कि 2 दिन हम आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, पटना से बाहर रहेंगे, तो इसके लिए खेद है कि कल और परसों आपका नहीं हो पाएगा टेस्ट। बृहस्पतिवार से फिर से मिलते नए सेट के साथ, ठीक है? चलिए धन्यवाद।